सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का भूगोल विषय का पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी का पहला प्रकरण स्थलमंडलीय प्लेट और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है और इन्हें ही हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। देखो, हमने पाठ 2 में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तब हमने इसमें ये पढ़ा था कि जो इसकी बाहरी परत है इसे हम स्थलमंडल कहते हैं। उसके नीचे है मेंटल और उसके अंदर है आंतरिक कोड। और इसी मेंटल कोड पर जो हमारी महासागरीय परपटी है वो और महाद्वीपीय परपटी है वो स्थित है। इन्हीं से ये टिकी हुई है। तो जो ये स्थलमंडल वाली परत है ये कई परतों से, कई प्लेटों से मिलकर बनी होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, यानी हर साल में थोड़ी सी ये प्लेट है वो घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ही ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, यानी वह ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। तो चलिए पहली तरह देख लेते हैं कि एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे हुए बीकर में रख दीजिए। ये देखिए, ये गोली है और ये इस बीकर में डाली हुई है। फिर बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें और जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी थोड़ी ऊपर उठ गई है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है वो भी गति करता रहता है। तो इस तरह से जैसे ये गोली घूमती रहती है, गति करती है, ऐसे ही पृथ्वी के अंदर मैग्मा यानी कि वो जो लावा होता है वो एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। वृत्तीय का मतलब होता है गोल, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है वो। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है, यानी पृथ्वी पर बल लगता है और जो जिस प्रकार का बल होता है उसी प्रकार की उसकी गति का नाम रखा गया है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी है ये अंतर्जनित बल के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो अब हम पृथ्वी की गतियाँ देख लेते हैं। पहले अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल के फिर आगे दो दिए हैं इन्होंने भाग, आकस्मिक बल और पटल विरूपण। आकस्मिक में यानी अचानक भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, और पटल विरूपण यानी कि उसकी जो ऊपरी परत है उसमें परिवर्तन, वो किस कारण से, पर्वत निर्माणकारी बल। और पृथ्वी की गतियों का जो ऊपर वाली सतह पर बल लगता है उसे हम बहिर्जनित बल कहते हैं और ये होता है अपर्दन और निक्षेपण के कारण। अभी इन अपर्दन के कई कारण हैं, जैसे नदी का बहता हुआ जल, तेज हवाएं, समुद्री लहरें और हिमनद। तो इस तरह से पृथ्वी की गतियाँ होती हैं। इसके बाद देखिए ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। ये देखो कि यहाँ पर आपको एक ज्वालामुखी का चित्र दिखाया गया है और उसके विभिन्न भागों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले तो ये मेंटल जो हमने अभी उस पाठ 2 में भी पढ़ा था, है ना, और इसके ऊपर ये स्थलमंडलीय परपटी है। अब जो ये पृथ्वी के अंदर है ये वाला हिस्सा है
इसे हम मैग्मा कहते हैं, यानी लावा। जब तक ये पृथ्वी के अंदर है तब तक तो ये मैग्मा, हमने पार्ट 2 में भी पढ़ा था। और जब ये पृथ्वी के बाहर निकलता है ऐसे, तो ये लावा का रूप ले लेता है, तब इसका नाम लावा होता है। और ये इसके बाहर आने के लिए वेंट है, और ये क्रिएटर, और ये यहाँ से जब बाहर निकलता है तो इसमें पहले कुछ गैसें और राख भी होती है। तो इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों में गति के कारण गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। तो इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है वह उद्गम क्षेत्र या उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी एक निश्चित स्थान, मान लो ये हिस्सा है और यहाँ से भूकंप शुरू हुआ है तो ये उद्गम केंद्र हो गया, और उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। मान लो यहाँ पे था मैग्मा, और यहाँ से इसने गति करना शुरू किया तो इसके ठीक ऊपर पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा अधिगम केंद्र कहलाता है। तो अधिकेंद्र के कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी तरंगों के रूप में ये चलता रहता है। इसके बाद देखो आगे कि अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता है वो कम होती जाती है। यानी ये तरंगे ऐसी चलती रहेंगी इस तरह से, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वहाँ नुकसान कम होगा। तो जितनी दूर हम जाएंगे वहाँ नुकसान कम होगा, और जो इसके पास का है क्षेत्र है यहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता है। और दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। अब देखो यहाँ भी एक प्रयोग दिया है कि एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दे और जल गर्म करने के लिए रख दे। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दे, तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी थोड़ा हिलने लगता है, और जो वस्तुएं ढक्कन के ऊपर रखी हुई हैं उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे गिर जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में भी कंपन उत्पन्न होने लगता है। ये देखो, ये एक चित्र दिया है इसमें कि वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है, और ये वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। और इस तरह से ये तरंगे वो आगे चलती जाती हैं, है ना। तो जो इसके बिल्कुल ठीक ऊपर, ज़मीन के ऊपर जिसे हम कहते हैं, तो ये इसका अधिकेंद्र, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर नुकसान ज़्यादा होने का डर होता है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वहाँ हानि कम होती है। इसके बाद देखो, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान भी लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना आदि। और यहाँ आपको एक ये चित्र दिखाया गया है जो गुजरात में 2001 में भूकंप आया था, तो उस वक्त काफ़ी वहाँ विनाश हुआ था, और ये उसी समय भूकंप की एक वस्तुस्थिति का अध्ययन दिखाया गया है इसमें कि देखो, भुज में भूकंप के झटके, तो ये गुजरात के अंदर है। ये 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था, और स्कूलों की इमारतें गिरी जिसमें कम से कम 971 छात्र और 31 शिक्षकों की मौत हुई। चारकोल और अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगी, और फ़ोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें, सभी कुछ है वो बाधित हो गए थे। तो हमें भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो भूकंप के दौरान हम कहाँ आश्रय लें? सबसे पहले कोई सुरक्षित स्थान होना चाहिए, जैसे रसोई का काउंटर या मेज़ के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोनों में। किन किन चीज़ों से हम दूर रहें? आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास,
या जो टूट सकने वाली खिड़कियां हैं, दर्पण है, तस्वीर, फ्रेम, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना है वो विश्वास से करें। अभी हमने पढ़ा था कि भुज में एक भूकंप आया था 6.9 की तीव्रता वाला, और उसे रिक्टर स्केल पर नापा था। तो ये क्या होता है? भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है और जिसे हम कहते हैं भूकंप लेखी, और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 यानी उससे कम होती है, उसका प्रभाव है वो बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 या उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो देखो कि जो भुज में आया था वो भूकंप 6.9 रिक्टर स्केल पर हमने मापा था। तो सोचो उसकी कितनी अधिक तीव्रता थी और कितना वहाँ नुकसान हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।